राधिका खेड़ा और अभिनेता शेखर सुमन दोनों बीजेपी में आज शामिल हो गए। राधिका खेड़ा और शेखर सुमन ने दिल्ली स्थित बीजेपी के हेडक्वार्टर में पार्टी की सदस्यता भी ले ली है। वहीं शेखर सुमन की राजनीति में यह दूसरी पारी होगी। उन्होंने 2009 का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस की टिकट पर ही पटना साहिब सीट से लड़ा था, लेकिन उन्हें बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा से हार का सामना करना पड़ा था। शेखर सुमन ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कहा कि मुझे कल तक नहीं पता था कि आज मैं यहाँ बैठूंगा, क्योंकि जिंदगी में काफी कुछ जाने अनजाने होता आया है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ आया हूं। मैं सबसे पहले ईश्वर का आभार जताऊंगा कि उन्होंने मुझे यहां तक आने का आदेश दिया है। बैठी हूं तो वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में मोदी जी की गारंटी की सरकार है, जिसके संरक्षण में मैं आज यहां पहुंच पाई। वरना जिस तरीके से राम भक्त होने के लिए, रामलल्ला के दर्शन करने के लिए कौशल्या माता की धरती पे जो मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया और जिस तरीके का सलूक किया गया, मैं आपके पास नहीं पहुंच सकती अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, मोदी जी की सरकार का संरक्षण वहां नहीं मिलता। आदरणीय मोदी जी के सानिध्य में जो हमारा देश पिछले 10 सालों से गतिशील है, विकासशील है, जहां अवस्था भी बदल रही है, व्यवस्था भी बदल रही है, तकदीर भी बदल रही है, तस्वीर भी बदल रही है, दशा भी बदल रही है और दिशा भी बदल रही है, उसमें शामिल होना, उस प्रवाह में, उस ऊर्जा में हर हिंदुस्तानी का फर्ज है। और उसके लिए जरूरी हो जाता है कि जो ताकतें हैं, जो करना चाहती हैं, उनका आप हाथ बटाएं। भले ही आप एक अदने से इंसान हैं, लेकिन वो कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लालू यादव का नाम लिए बिना ही कांग्रेस पर हमला किया है। पीएम ने कहा कि जो चारा खा गए वो जेल से बाहर आए हैं और मुसलमानों के लिए आरक्षण की वकालत कर रहे हैं। तो चुप है, लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए और अदालत ने जिनको सजा दी है, अदालत ने उनको सजा दी है, सुप्रीम कोर्ट तक सबने मान्य किया कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। ऐसे उनके सागरित और इनकी बेशर्मी देखो, वो अभी जमानत पे आए हैं बाहर तबीयत के कारण। जेल में कैद थे, कैदी है, गुनहगार है और अदालत ने उनको गुनहगार बना दिया है जी। अरे आपके गांव में भी अगर कोई 6 महीने जेल सजा काट करके आए ना, तो गांव वाले भी दूर रहते हैं, बेटी का व्यवहार करने से दूर रहते हैं। ये कांग्रेस वाले इतने गिर चुके हैं कि उनको माथे पे बिठा के नाच रहे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा, अभी अभी कहा है, पिछले 24 घंटे में ही उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी, एसटी, ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीनकर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं।
लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल में बमबाजी हुई है। सामने आई तस्वीरों में एक आदमी बम फोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बड़ी खबर आपको लोकसभा चुनाव से बता रहे हैं, जहां पर वीडियो पश्चिम बंगाल के मालदा का बताया गया है। पुलिस के मुताबिक मालदा के रतुआ इलाके में पोलिंग बूथ के पास बमबाजी की घटना हुई। अब पुलिस वीडियो के जरिए बम फोड़ने वाले आदमी की तलाश में जुट गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, यही वो शख्स है जो बम फोड़ रहा है। मालदा की तस्वीर है। अब वीडियो के आधार पर पुलिस तलाशी में जुट गई है कि आखिर ये शख्स कौन है और क्यों इसने बमबाजी की। फिलहाल आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के मालदा से। ये सीधे तस्वीरें आपको न्यूज 18 राजस्थान दिखा रहा है। तीसरे चरण में जहां पश्चिम बंगाल में आज चुनाव भी हो रहा है, वहीं बमबाजी की तस्वीर भी आपको दिखा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में चुनावों में अगर बात करें तो लगातार चाहे पंचायत चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, इस तरह की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। हालांकि बंदोबस्त पुख्ता किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन इस तरह के कुछ लोग बाज नहीं आते हैं। मालदा पश्चिम बंगाल की ये तस्वीरें हैं, जहां चुनाव के दौरान रतुआ इलाके में पोलिंग बूथ के पास बमबाजी की गई। जाहिर तौर पर दहशत फैलाने की एक कोशिश रही होगी। फिलहाल जो वहां पर सुरक्षा बल मौजूद हैं या जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं, उसके जरिए इस व्यक्ति का या इसके साथ देने वाले सहयोगियों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और अब बात करेंगे लालू यादव की, क्योंकि इससे पहले लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया। लालू यादव ने खुलकर मुस्लिम आरक्षण की मांग कर दी है। लालू यादव ने मुस्लिम आरक्षण का समर्थन किया है। लालू प्रसाद ने कहा कि मुसलमानों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में सारी बात आ गई है कि इस तरह की बात बदल रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। स्पष्ट तौर पर है, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है ओबीसी और अति पिछड़े के आरक्षण को काट के नहीं देना चाहिए। मंडल कमीशन में पिछड़ों को, अति पिछड़ों को आरक्षण देने की बात कही गई। लालू जी ने जब स्वयं मुख्यमंत्री थे, इन्होंने आरक्षण में मुसलमानों को डालकर धार्मिक उन्माद फैलाने का काम। और तीसरे चरण के मतदान से जुड़ी आपको 20 तस्वीरें अब दिखाते हैं, जहां आज सुबह पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद में वोट डालने के लिए पहुंचे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में मतदान किया। महाराष्ट्र की बात करें तो अजीत पवार, सुप्रिया सुले ने बारामती में अपने वोट डाले। तो तीसरे चरण के मतदान की ये 12 तस्वीरें हैं, जहां कर्नाटक से लेकर गुजरात, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से लेकर तमाम वो तस्वीरें जहां पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में जहां पर तमाम वो वीवीआईपी गेस्ट जिन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग करके मतदान किया है। तो 20 तस्वीरों के जरिए आज का मतदान कैसे आगे बढ़ रहा है, ये आप इन तस्वीरों के जरिए देख समझ सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के सहयोगी नेताओं को चुनाव आयोग के बारे में पत्र लिखा है। खड़गे ने लिखा है कि मतदान के आंकड़े जारी करने में ज्यादा देरी और उस डेटा में पाई गई विसंगतियां इन चुनावों की स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रकृति पर गंभीर संदेह पैदा करती हैं। लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी आवाज उठाना और चुनाव को जवाबदेह ठहराना हमारा सामूहिक कर्तव्य है, ताकि वह अपने कार्यों को जिम्मेदारी से संचालित करे। खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछा है कि पहले चरण की वोटिंग खत्म की तारीख से लेकर मतदान डेटा जारी होने में देरी से अंतिम मतदान प्रतिशत में 5.5% की बढ़ोतरी क्यों हुई है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि पहले और दूसरे चरण का अंतिम मतदान प्रतिशत जारी करने में हुई देरी डेटा की गुणवत्ता पर गंभीर संदेह पैदा करती है। उन्होंने 52 साल के चुनावी जीवन में ऐसा कभी भी नहीं देखा कि अंतिम आंकड़ों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई हो। खड़गे ने इंडिया गठबंधन के दलों से कहा है कि हम सभी जानते हैं कि पहले 2 चरणों में मतदान के रुझान से पीएम मोदी और बीजेपी किस तरह घबराए हुए और निराश थे। और वहीं पर फर्जी एनओसी से ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में आरयूएचएसवीसी डॉक्टर सुधीर भंडारी की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं।
डॉक्टर भंडारी द्वारा इस्तीफा न देने पर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें बर्खास्त करने का मन बना लिया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि इस मामले में डॉक्टर सुधीर भंडारी के सभी कारनामों की जांच होगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भंडारी के सभी मामलों को तथ्यों के साथ राज्यपाल के समक्ष पेश किया जाएगा और वीसी के पद से बर्खास्तगी की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इससे पहले राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर भंडारी को सोटो के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। वहीं एसएमएस के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा और प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले की पूरी जांच होगी। इस्तीफा नहीं दिया तो उनकी पूरी इंक्वायरी हो रही है। उनके जितने भी कारनामे, जो भी उनके कॉरेस्पॉन्डेंस और इनके जो वीडियो क्लिप्स को देखकर, और सोटो के चेयरमैन से इनको हटा दिया है। ये कहते हैं मैं सोटो का चेयरमैन था ही नहीं। हमारे पास पूरे दस्तावेज है। ये सितंबर 2023 तक टेबल पे बैठकर अपना प्लेकार्ड चेयरमैन सोटो के नाम से ये सब सर्टिफिकेट्स इन्होंने बच्चों को दिए, जिसके अंदर तारीख भी लिखी हुई है और